आप देख रहे हैं फिल्म स्टडी। अब सफलता हुई निश्चित। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिल्म स्टडी के इस एनसीईआरटी श्रृंखला में। आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे। वो हिस्ट्री सेगमेंट का होगा। इससे पहले अगर आप नहीं देखें तो एनसीईआरटी क्लास 6 का वीडियो जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ होगा। हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो है, टोटल 1 से लेकर 12 चैप्टर तक उसमें है। तो आइए हम लोग आज चैप्टर नंबर फर्स्ट को क्लास 7 का स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ चैप्टर नंबर, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, यानी बहुत सालों से जो परिवर्तन हुए हैं उसका जांच पड़ताल, यही चैप्टर है जो क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट को दर्शाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में। देखिए, कह रहा है ये मानचित्र है। ठीक है, इस मानचित्र में यहाँ लिखा हुआ 12वीं सदी के भूगोलवेता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप दिखाया गया है। देखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि एक भूगोलवेता थे, यानी जियोग्राफिकल एक व्यक्ति थे जो जियोग्राफी से बहुत संबंध रखते थे। उनका नाम था अल इदरीसी। ठीक है, इनके द्वारा दुनिया का नक्शा बनाया गया था। किसका नक्शा? दुनिया का नक्शा बनाया गया। तो ये जो नक्शा देख रहे हैं, ये नक्शा भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा है। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा है। अब आपको एक बात यहाँ पर समझने योग्य है कि उपमहाद्वीप होता क्या है। मैं आपको क्लास 6 का जो हिस्ट्री पढ़ा रहा था, उसमें उपमहाद्वीप के बारे में बिल्कुल बारीकी से बताएं कि उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। ठीक है, तो आप उसको जाकर देखें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी, यानी अल इदरीसी कहाँ के थे? तो अरब के थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ने 1154 ईस्वी में बनाया था। ये जो नक्शा है 1154 ईस्वी में अल इदरीसी ने बनाए थे, जो अरब के भूगोलवेत्ता थे। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। ये जो नक्शा आपको दिया गया है, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है जो अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया था। वो कब बनाया गया था? तो 1154 ईस्वी में। और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। तो ये किसको दर्शाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप का दर्शाता है। सब कॉन्टिनेंट है इंडिया का। फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में, कहाँ का? तो फ्रांस के मानचित्रकार थे, में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। इसका मतलब एक तो बनाया गया था 1154 में अल इदरीसी द्वारा, एक फ्रांसीसी चित्रकार द्वारा बनाया गया था 1720 ईस्वी में। ये दोनों मानचित्र बिल्कुल सेम बनाए गए थे, लेकिन ये दोनों में अंतर बहुत पाए गए हैं। ठीक है, अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। सिंपल सी बात है कि अल इदरीसी जो बनाए हैं मैप, उनमें उनके नक्शे में जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। ठीक है, जगहों के नाम अरबी, यहाँ देखिए जगहों का नाम अरबी में दिए गए हैं, और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कनौज। ठीक है, तो कनौज को दर्शाया गया है। मानचित्र 2 में पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यानी जो मानचित्र आप फर्स्ट वाला देख रहे थे, ये वाला मानचित्र, ये वाला मानचित्र जो आप देख रहे हैं, ये मानचित्र, इस मानचित्र के 600 साल बाद ये मानचित्र को तैयार किया गया, यानी 600 ईयर्स एगो बाद में ये मानचित्र को तैयार किया गया। जहाँ की आप देख रहे हैं ये दक्षिण भारत है। ठीक है, ये वाला भारत दक्षिण भारत है, एक दक्षिण भारत की, ये वाला श्रीलंका है। ठीक है, याद रखिए ये साउथ इंडिया है, जो कि एक क्या है? श्रीलंका है। और इसमें एक जगह को दर्शाया गया जिसका नाम कनौज है। ठीक है, तो कनौज हमको पता है कि यूपी में पड़ता है, तो कनौज को दर्शाया गया। ठीक है, 18वीं सदी के आरंभ में गिलाम द लिस्ले के एटलस नूबे के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। ये जो उपमहाद्वीप देख रहे हैं ये किसका है? तो गुलाम द लिस्ले एटलस है। एटलस का मतलब एक किताब है जिसमें नक्शा दिया गया है। तो ये नूबो के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं सच में हमको ज्यादा परिचित लग रहा है, क्योंकि आज भी इंडिया लगभग ऐसे ही बना हुआ है। तो ये नक्शा हम लोग को आज ज्यादा परिचित, यानी जाना पहचाना लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीकी मतलब ब्यौरा जो है देखकर आश्चर्य होता है। तटीय इलाके का मतलब क्या होता है? तो कोस्टल एरिया, जैसे ये वाला एरिया मान लीजिए समुद्र हुआ। ठीक है, तो इससे सटा हुआ, समुद्र से सटा हुआ एरिया को हम तटीय एरिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये अगर इंडिया है, तो ये वाला एरिया क्या हुआ? तटीय एरिया हुआ। ये कौन सा एरिया हुआ? तटीय एरिया, क्योंकि यहाँ समुद्र लगा हुआ है। तो ये सब जो सटा हुआ एरिया है इसको हम तटीय एरिया कहते हैं। तटीय एरिया का बारीकी से यहाँ बनाया गया है। यूरोप के नाविक, एक नाविक यूरोप के तथा व्यापारिक अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये वाला,
ये वाला जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये यूरोप के जो यात्री होते थे वो व्यापार और यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब देखिए, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में है? गंगा के मार्ग को देखिए, जैसे सिंपल सी बात है कि अगर इंडिया है, ये इंडिया का कोस्टल एरिया है, ये सब के सब क्या है, कोस्टल एरिया, तटीय भाग है। तो क्या यहाँ भी मान लीजिए इंडिया के अंदर भी गंगा बह रही है, तो क्या यहाँ भी तटीय भाग होंगे? इसी को समझाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी को जो अंतर है उसमें ख्याल, उसके कारण को बताएं आप क्या है। कि मान लीजिए एक तो गंगा यानी समुद्र से सटा हुआ एरिया, इसको कोस्टल एरिया कहते हैं। एक नदियों से सटा हुआ एरिया है, जो कि नदी जो है भारत के बीच में बह रही है, जबकि समुद्र भारत के चारों तरफ है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान, चारों तरफ नहीं कहेंगे, 3 तरफ है, इसलिए प्रायद्वीपीय कहा जाता है। चलिए, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। सिंपल सी बात है कि 600 साल बाद जो मानचित्र बनाया गया था, पहले बनाया गया था, 600 साल पहले जो मानचित्र बनाया गया था, वो 600 साल बाद जब बनाया जाएगा तो 100% कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय विज्ञान भी बदल चुका होगा। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज यानी बीते युग, कुछ समय का जो बीत गया है उसका दस्तावेज यानी लेखा जोखा, नक्शा और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सिंपल सी बात है कि जब इतिहासकार बीते युग यानी मान लीजिए कुछ दिन का जो बीत गया समय, उसका दस्तावेज नक्शा, लेखा मतलब लिखना हुआ, इस सब को एक सूचनाओं का संदर्भ करेंगे तो पाएंगे कि बीता हुआ युग में ये भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के पृष्ठभूमि बनाते हैं। तो इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ये अलग से बातें को सोचकर उसको बाहर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 600 साल पहले कोई चीज आपने देखा या नक्शा हुआ, अब उस नक्शे को धीरे धीरे बदलाव के रूप में 600 साल बाद अगर देखा जाए तो 100% विज्ञान की दृष्टि से वो बदल चुका होगा कुछ ना कुछ कारणों से। नई और पुरानी शब्दावली, अब कुछ नया और पुराना शब्दावली देखेंगे। उस नया और पुराने शब्दावली में देखते हैं, अगर समय के साथ, यहाँ देखते हैं नई पुरानी शब्दावली में, अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, मान लीजिए सूचना है मेरे पास इकट्ठा, इसमें एक सूचना है, इस समय के साथ पता चला कि ये बदल रहा है। ठीक है, तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है, तो जैसे सूचना बदलेगा तो भाषा और अर्थ यानी जो भाषा है उसका अर्थ क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं वो बहुत सारे भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदल जाती हैं। बात ये चल रहा है कि बहुत समय बाद यानी समय जैसे से बीत रहा है तो क्या लैंग्वेज भी परिवर्तन होते हैं, तो बिल्कुल 100% होते हैं। यानी कुछ लैंग्वेज ऐसे भी हैं जो परिवर्तित होते हैं। उदाहरण के लिए बात करेंगे तो मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। जब मध्यकालीन की बात करेंगे मेडिएवल युग का, इसका फारसी लैंग्वेज जो मॉडर्न युग का है इसका फारसी लैंग्वेज से डिफरेंट है। ये क्या है, डिफर है। इस बात को ध्यान रखने वाली है। तो यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। समय जब बीतता है तो समय के साथ साथ जो वर्ड है इसका अर्थ भी यानी मीनिंग भी इसका बदल जाता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान, उदाहरण के लिए क्या है, तो हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार, देखिए किसका इतिहासकार था, फारसी का इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो मिनहाज ए सिराज ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। जब मिनहाज ए सिराज ने जब हिंदुस्तान वर्ड को परिभाषित किया था या नाम जब लिया था हिंदुस्तान वर्ड, तो इसका मतलब होता था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच में स्थित इलाकों को इन्होंने हिंदुस्तान कहा था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। मिनहाज उस सिराज ने ये जो वर्ड का यूज किया था, तो ये किसके लिए यूज किया था कि जो दिल्ली सल्तनत था यानी दिल्ली था, तो दिल्ली सल्तनत के इलाकों में जो क्षेत्र आता था इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ उस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। अब सिंपल सी बात है कि हिंदुस्तान धीरे धीरे वर्ड का मतलब ही बदलने लगा, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ था। जो हिंदुस्तान है अगर बात करेंगे तो ये उत्तर भारत हुआ, जबकि ये दक्षिण भारत वाला एरिया हुआ। तो दक्षिण भारत के लिए हिंदुस्तान कभी भी वर्ड का उपयोग नहीं किया गया। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। जबकि मिनहाज उस सुराज ने किसके लिए किया था हिंदुस्तान शब्द का वर्णन, तो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाकों के लिए, जो कि दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे। जबकि यही बात करेंगे
कि एक शासक था बाबर, तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो उपमहाद्वीप में भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। यानी जब अमीर खुसरो ने एक शब्द का प्रयोग किया था जिसका नाम हिंद था, ऐसा ही प्रयोग किया था जैसा बाबर ने किया। तो बाबर ने जो वर्ड को प्रयोग किया, ऐसा ही कुछ अमीर खुसरो ने भी किया था। ठीक है, तो आप बात को ध्यान रखिएगा। बाबर ने हिंदुस्तान बोला था और जबकि अमीर खुसरो ने हिंद बोला था। ठीक है, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े, यानी राष्ट्रीय अर्थ जो है नहीं जुड़े थे, जो हम आज जोड़ते हैं। देखिए, बात यह है कि हिंदुस्तान शब्द का जो मतलब हमने समझा, यहाँ 3 मतलब समझा। पहला, मिनहाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द को 3 क्षेत्र के लिए बोला था, और पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के जो क्षेत्र के इलाके थे उसके लिए हिंदुस्तान वर्ड का प्रयोग किया था। जबकि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग यहाँ के रहने वाले निवासियों के लिए, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए भी और पहाड़ों के लिए भी किया था। यानी भूगोल को देखते हुए भी बाबर ने यहाँ इसका नाम हिंदुस्तान दिया, जबकि इसी का प्रयोग अमीर खुसरो ने हिंद नाम के शब्द से किया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, यानी उस समय ये लोग जब प्रयोग कर रहा था तो उसके लिए राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े हुए थे। ये बस ऐसी उन्होंने किसी बात के लेकर कर दिया, जैसे किसी क्षेत्र के लेकर ऐसा बोल दिया गया, लेकिन इसमें कोई राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़ा हुआ था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ होते हैं। सिंपल सी बात है कि जो हिस्ट्रीमन है यानी इतिहासकार है, उसको बहुत सावधानी से किसी भी वर्ड को बोलना चाहिए। इससे वजह क्या होता है कि आने वाले भविष्य में उसका अर्थ बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका मतलब अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मतलब विदेशी का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। जैसे हिंदुस्तान का मतलब आप देखिए, हिंदुस्तान किसी क्षेत्र के लिए बोला गया, लेकिन आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान है। जबकि साउथ इंडिया के लिए हिंदुस्तान बिल्कुल भी नहीं बोला जाता है, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान ही, यानी कन्याकुमारी से लेकर यहाँ पर इंदिरा कौल तक, ये सब के सब हिंदुस्तान है। ठीक है, जबकि इंदिरा पॉइंट भी ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब विदेशी शब्द का मतलब सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। इसमें क्या है? तो इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति भारतीय न हो। ठीक है, जो कि मध्य युग में, यहाँ देखिए, मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। सिंपल सी बात है कि मेडिएवल युग में देखिएगा, मेडिएवल में तो इसमें क्या होता है, एक गांव ये है, एक गांव ये है। यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति, अगर एक अनजान व्यक्ति आ जाता है जो इसके संस्कृति से बिल्कुल वंचित है, इस गांव का संस्कृति उसको नहीं आता है, इस गांव का कुछ भी भाषा नहीं आता है, इस गांव से बिल्कुल अलग है, तो इस व्यक्ति को विदेशी बोला जाता था। इस व्यक्ति को क्या बोला जाता था? विदेशी। बात समझ में आई? जबकि आज विदेशी का प्रयोग इस वजह से होता है, मतलब इस व्यू से होता है कि आप भारतीय नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी, हिंदी में क्या कहा जाता है? परदेशी। और फारसी में अजनबी कहा जाता है। फारसी में क्या कहा जाता है? अजनबी। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। यानी किसी नगरवासी के लिए, जो वन में लोग रहते थे, यानी जंगलों में जो रहते थे, मान लीजिए ये शहर है, ये नगर है, ठीक है, ये नगर है, तो नगर में यहाँ वन है, इसको क्या बोलेंगे? वन। यहाँ पे रहने वाले लोग क्या होते थे? विदेशी होते थे। किंतु एक ही गांव में रहने वाले 2 किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। सिंपल सी बात है कि अगर एक गांव है, इस गांव में जो व्यक्ति रह रहा है, इस गांव में मान लीजिए व्यक्ति रह रहे हैं बहुत सारा, कोई इस्लाम धर्म को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई बौद्ध मानता है, कोई जैन मानता है, उससे डजेंट मैटर। बट ये है कि ये सबके सब एक जगह रह रहे हैं, यानी एक गांव में रह रहे हैं, तो ये विदेशी आपस में नहीं होंगे। आप समझे? तो जो एक गांव में रहने वाले विभिन्न धर्मों को मानने वाले भी हों, क्यों नहीं विभिन्न धर्मों को मानते हो, विभिन्न परंपराओं को मानते हो, लेकिन वो आपस में एक गांव में ही है, तो वो विदेशी नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इतिहासकार और उनके स्रोत। अब इसमें देखेंगे कि इतिहासकार क्या होता है और उनके स्रोत क्या होते हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। जो इतिहासकार हैं अलग अलग सोर्स का सहारा लेते हैं, स्रोत का। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा। आप सिंपल सी बात है कि क्लास 6 अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जाके देख लें। क्लास 6 का चैप्टर 1 से लेकर 12 तक यानी कंप्लीट वीडियो प्ले लिस्ट में है, तो आप उसमें जाके देखिएगा तो गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में जिक्र किया गया है। तो इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1500 यानी 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मान्यता ये है, मान्यता क्या है देखा भी गया, आप जब आप पढ़िएगा तब। तो क्लास 6 जो है वो है आपका एंशिएंट, ठीक है। जबकि क्लास 7 जो है, क्लास 7 को मेडिएवल माना गया है, ठीक है। माना क्या गया है पढ़ने के बाद खुद ही पता चल जाता है। और क्लास 8 जो है वो मॉडर्न है, ठीक है।
तो इसीलिए आप यहाँ पर देखिएगा 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक आपको इस किताब में मिलेगा, यानी क्लास 7 वाले चैप्टर में आपको क्लास 7 वाले मेडिएवल में मिलेगा, यानी 1000 साल का इतिहास मिलेगा। तो इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग में वैसे ही चली आ रही है। देखिए इस अध्ययन का मतलब क्या होता है, इस काल का मतलब क्या होता है, ये वाला काल, ये जो दिया गया 700 से लेकर 1750 समथिंग 1000 साल के कहानी का यानी इतिहास का ये स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो स्रोत मिल रहा है, यानी इस मेडिएवल में जो मिल रहा है, यानी क्लास 7 में जो स्रोत मिल रहा है, लगभग पिछले साल भी ऐसे ही मिला था, क्लास 6 में भी देखिएगा तो कुछ ऐसा ही स्रोत मिला था। ठीक है, तो इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों और शिलालेख, स्थापत्य का मतलब क्या होता है, तो भवन निर्माण कला, यानी कोई घर बनता है तो घर के कोई निर्माण कला यानी इसका आर्किटेक्ट करना, ये हमारा क्या होता है, स्थापत्य कला, तथा लिखित सामग्री यानी एक कॉपी मिला, कॉपी पर कुछ लिखा हुआ है, वो लिखित सामग्री के रूप में होता है। शिलालेख का मतलब पत्थरों पर लिखा हुआ लेख, लेख का मतलब राइटिंग यानी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है पत्थरों पर, उसको शिलालेख कहते हैं, जबकि सिक्का से आप परिचित ऑलरेडी होंगे। तो लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो क्लास 6 के जो हिस्ट्री आप पढ़े हैं उससे आपको बहुत भिन्नता भी मिलेगी। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधताएं आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। सिंपल सी बात है, जब हड़प्पा की आप बात करते हैं तो हड़प्पा आज से 5000 साल पहले है, तो हड़प्पा के कहानी जो है वो लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम विकसित हुए तो पेज यानी पन्ने का विकसित हुआ, कॉपी बनने लगे, तो धीरे धीरे उसमें लिखने की साक्ष्य बढ़ते चला गया, तो आश्चर्य रूप से बढ़ गई है कुछ बहुत सारी चीजें, संख्याएं, लिखित सामग्री संख्या बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल भी धीरे धीरे कम कर दिए। सिंपल सी बात है कि पहले कुछ नहीं मिलता था तो हम पत्थर पे लिखा हुआ चीजों को क्या करते थे, पढ़कर इतिहास को बताते थे, लेकिन धीरे धीरे अब हमको बहुत सारी चीजें इकट्ठी मिल जा रही है कॉपी पर, एक पेज पर, तो हम इसका न देखकर इसको हम ज्यादा मान्यता देते हैं ताकि ये हमको आसानी से मिल जाता है। तो आप इस बात को ध्यान समझिए, तो धीरे धीरे इसका स्रोत क्या होता है, उपयोग करना हम कम कर देते हैं। तो चलिए आज आगे देखते हैं कागज का मूल्य। ठीक है, क्योंकि अब इतिहास आया तो कागज आना ही आना है, तो कागज का मूल्य देखते हैं। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी, एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी, उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। सिंपल सी बात है कि 13वीं सदी में क्या हुआ कि कागज की बहुत कमी होती थी, कागज की क्या होती थी, कमी होती थी। तो कागज की कमी की वजह से जो पांडुलिपि होता था, पांडुलिपि क्या होता था, तो ताड़ के पेड़ से बनाया जाता था पांडुलिपि, तो ये ताड़ के पेड़ से बनाया गया पांडुलिपि होता था। तो वो कागज नहीं होने की वजह से तो जो पांडुलिपि है, तो पांडुलिपि को इसने क्या किया, ये व्यक्ति ने, तो पांडुलिपि को बिल्कुल पानी में धोया, धोकर उसको साफ किया, फिर इस पे लिखना स्क्रिप्ट चालू किया, पांडुलिपि इस पे फिर लिखना चालू कर दिया। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता है। सिंपल सी बात है, आज भी कागज में लपेट कर बहुत सारी चीजों को दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कागज कहीं ना कहीं उपलब्ध हो चुके हैं। तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में, एक क्वेश्चन है, आप इसको बताइएगा। ठीक है, कि 13वीं शताब्दी में तो बहुत मुश्किल से मिला, तो कौन से, तो 14वीं शताब्दी में। देखिए इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। कब की बात चल रही है, मेडिएवल हिस्ट्री का। मेडिएवल का मतलब 750 से लेकर 1750, यानी 700 से लेकर 1700 के बीच में कागज क्या हो गया, लगभग सस्ता भी हो गया और ज्यादा उपलब्ध भी हो गया, सस्ता भी हो गया और उपलब्ध भी हो गया। ठीक है, तो जब कागज सस्ता और उपलब्ध हो जाएगा तो उसी पर लोग लिखना चालू करेगा। तो लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, शासकों का वृत्तांत का मतलब क्या, तो कोई शासक है और वहां यात्रा कर रहा है, यानी उसकी कहानी, शासकों की कहानी को शासकों के वृत्तांत के नाम से जाना जाता है। संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, अर्जी का मतलब नहीं कहते हैं कि मेरा अर्जी लग गया, तो अर्जी, उपदेश, अगर कोई व्यक्ति मोटिवेशन दे रहा है, ठीक है, संत है उनका लेखन, ठीक है, अदालत के दस्तावेज, हिसाब तथा टैक्स, कर का मतलब टैक्स के खाते, ये आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। ये सब सारी चीजें था जिसमें कागज का आज भी आप देख रहे हैं कि कागज पे आप क्या क्या चीज लिख सकते हैं, क्या क्या चीज का आप यूज कर सकते हैं कागज के लिए। तो ये सब चीज उस समय भी, यानी जो वर्तमान में हो रहा है, लगभग उस समय कम था लेकिन इतना ही यूज उस समय भी लोग करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, धनी व्यक्ति शासक जन्म, मठ, मंदिर, पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे, यानी ये सब चीजें एकत्रित करना, इकट्ठा किया जाने लगा। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अब पुस्तकालय क्या होता है, जहां पर पुस्तक रखे जाते हैं वहां पर पांडुलिपि रखा जाता था। ये पांडुलिपि हाथ से लिखा जाता था, ताम के पत्र पर, जो हिमालय में पाया जाना एक पेड़ का छाल होता था, उसी पर लिखा जाता था। तो इसको कहाँ रखने लगे लोग, तो पांडुलिपियों को पुस्तकालय और अभिलेखागार में।
क्यों? क्योंकि अब इसका यूज कम होने लगा था, तो ये अब अगले पीढ़ी को दिखाने के लिए या उसको रिसर्च करने के लिए उस पर इसको रखना चालू लोग कर दिए थे। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। देखिए, बात यह है कि इतिहासकार यहाँ तक तो पहुंच गए कि भाई अब जब पेज मिल गया हमको, क्या मिल गया, पेज मिल गया, जिसको हम क्या कहते हैं, कागज मिल गया, और कागज मिल गया तो हम पांडुलिपि क्यों करेंगे? पांडुलिपि का अब तो यूजेज हमारा कम हो गई, तो पांडुलिपि को अब वो लोग क्या करने लगा, पुस्तकालय में रखने लगे, लोग अभिलेखागार में रखने लगे और भरपूर मात्रा में कागज का प्रयोग करने लगे, क्योंकि उस समय पांडुलिपि का उपयोग करना भी अब कठिन हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था? उपयोग करना भी कठिन हो गया था। तो उन दिनों छापे खाना यानी छापखाने तो थे नहीं। जैसे मान लीजिए कागज को आज क्या है, छापखाना है, किताब छप गया, बहुत सारी चीजें छप गया, फोटोकॉपी करा लेते हैं। उस समय छापखाना ऐसा नहीं थे, वैसा प्रिंटिंग मशीन नहीं था, इसलिए लिपि का मतलब जो लिखता था, लिपि का मतलब लिखने वाला, या नकलवसी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। नकलवसी का मतलब क्या होता है? जैसे आप जीरोक्स देखते हैं कि बिल्कुल फोटोकॉपी कर देना, तो वैसे व्यक्ति होते थे जो नकलवसी यानी एक कागज को इसी टाइप से जो इस पे लिखा हुआ उसके नकल करके ऐसे बना देते थे, बिल्कुल सेम, तो उसको नकलविश कहते थे। वो हाथ से क्या करते थे, पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाते थे। मान लीजिए पांडुलिपि की प्रतिकृति ऐसा है, ठीक है, तो ये पांडुलिपि की प्रतिकृति जब ऐसा है, तो ऐसा ही पांडुलिपि का प्रतिकृति बनाते थे, ये पेज के रूप में बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, मान लीजिए कोई मित्र है और उसका घर का नक्शा जो है या उसके घर का गृह कार्य है, अगर उसका आपने क्या किया, नकल उतारी है, तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। आप किसी का अगर नकल उतार रहे हैं पेज पर, तो यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज से ही लगाना पड़ता होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति लिखा, हम ये ऐसे लिख दिए, आपको ये राइटिंग समझ में नहीं आएगी, जबकि हम ये लिखेंगे, मान लीजिए ऐसा लिख दिए हम, तो आपको ये समझ में आ रही है। तो जब आप मेरे राइटिंग को ऐसे लिखिएगा, तो अब आप इसको समझ में आए, तो आप अंदाजे इसको लिख दीजिएगा भाई क्या है। ठीक है, तो नकल उतारना भी आसान नहीं होता था, तो क्या लिखा है पता नहीं चल रहा है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे मोटे लेकिन अंतर जरूर हो जाते होंगे। अब सिंपल सी बात है, जब आप नहीं समझ पाइएगा तो मोटे मोटे और अंतर तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये अल इदरीसी साहब हैं जो हम अभी आपको बताए थे। आइए, यहाँ पर एक चित्र दिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट को पढ़ते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं इसको। है, यह एक लघु चित्र की प्रकृति है। ये जो आप देख रहे हैं, ये लघु चित्र की प्रकृति है, जिसमें, इसको बड़ा कर ले, हाँ, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं, देखिए नकल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं हम दिखाते हैं आपको। ये पांडुलिपि है, ठीक है, और इसका पॉइंट को इस पे ही उतार रहे हैं, तो ये नकल कर रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, आंखों से इन्होंने देखा और इसका नकल कर कर अपने हाथों से इन्होंने इस पे उतारा, इसको कहते हैं नकल करना। तो इस चित्र में आप जो देख सकते हैं, इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, लघु चित्र या मिनिएचर दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, कभी कभी इस लघु चित्र का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। चलिए, ये सब कोई पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं थी, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट को समझते हैं। ये देखिए, ये सब नकल वाले चीजें हैं, ये यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, ये इस टाइप से लिखा हुआ है। एक बात याद रखिए, नकल करने में कुछ ना कुछ चीजें बदल जाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण अंतर भी आ जाते होंगे, हमको भी ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल आप अपने अगर मित्र का कॉपी देखकर उतारे तो कहीं ना कहीं अंतर आ जाएगा, तो महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता होगा। प्रतिलिपियों बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज का आप नकल कर रहे हैं, नकल उतार रहे हैं, तो ये दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंट आपको आ ही जाएगा। वही कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों को भी प्रतिलिपियों बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे के बहुत ही अलग हो गई। अब सोचिए ना, आज से 1000 साल पहले, आज से 1000 साल पहले कोई व्यक्ति, आज से 1000 साल पहले कोई व्यक्ति एक पेज पर कुछ लिखा है, और उसको क्या कीजिए, इसका ना 10,000 कॉपी आप लिखवाइए दूसरे के हाथों से, 10,000 लोगों के अलग अलग हाथों से इसका कॉपी लिखवाइए, आप पाइएगा तो लगभग बहुत सारे भिन्नता पाई गई है सारे कॉपियों में। ठीक है, तो इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिलती हो। अब जो ओरिजिन है यानी ओरिजिनल पांडुलिपि है वो शायद ही कहीं मिलती हो, हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाए गए प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है, यानी जो बाद में बनाए हैं उस पर ही अब इतिहास के लेकर निर्भर रहना पड़ता है। बात समझ में आया? इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी इतिहास को, मान लीजिए अकबर के बारे में ही 4 किताबें लिखी गई है और 4 किताबें 4 व्यक्तियों ने लिखा है, तो चारों व्यक्तियों में जरूर कुछ ना कुछ भिन्नता होगा।
तो इसको इतिहासकार क्या करते हैं, ये चारों को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद एक मूल किताब बनाते हैं और उसमें ये पता चलता है कि ये सही क्या है इतिहास इसका। ठीक है, तो ये प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है, विभिन्न प्रतिलिपियों का। किसको? तो इतिहासकारों को। क्यों ऐसा क्यों? ताकि मूलतः लेखक क्या लिखना चाहता था स्टार्टिंग में, उसकी बातें समझ में आ जाए। देखिए, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन किया करते थे। अब जो लेखक है वो क्या करता था कि समय समय के साथ जो किताब लिखा है उस किताब में संशोधन करता था। ठीक है, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी कौन सी शताब्दी का था? तो 14वीं शताब्दी के, ने अपने वृत्तांत पहली बार 1356 और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। इसका मतलब मान लीजिए पहली बार 1356 में इन्होंने अपना वृत्तांत लिखा, फिर 2 वर्ष बाद यानी 1358 में इन्होंने इसी पर वृत्तांत लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। सिंपल सी बात है कि जब इतिहासकार बर्नी के सारे कहानी पढ़ लिए, कब का? 1358 का। उनको पता ही नहीं था कि 1356 में भी बर्नी ने अपना किताब लिखा था। तो जब इनको इस किताब के बारे में पता चला, ये पता कैसे चला कि ये पुस्तकालय में कहीं विशाल संग्रह में दावा पड़ा हुआ था। तो जब पता चला तो भिन्नता मिल ही गया होगा, है ना। ये कब की बात है? 1971 की बात है। चलिए अब आइए नेक्स्ट आते हैं, नई सामाजिक और राजनीतिक समूह। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। यानी 1000 साल का इतिहास अगर बात करें तो इतिहासकारों के लिए बहुत चैलेंज हो जाता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। ऐसा इसलिए इतिहासकारों के लिए चैलेंज हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के दर्शन होते हैं। यानी बहुत टेक्नोलॉजी भी आ गई, जैसे में सिंचाई में रहट यानी सिंचाई आ जाना, कताई में चरखे यानी काटने के लिए चरखे के उपयोग करना, युद्ध में अग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार युद्ध में इस्तेमाल होने लगे थे। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी विकसित हो चुकी थी, तो इसके लिए इतिहासकारों को चैलेंज बढ़ जाता था। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, ये सब चीजें नया नया खाने के लिए प्रयोग होने वाले यानी खाद्य पदार्थ भी आ गए थे। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी यानी नई टेक्नोलॉजी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। ये सब सामान यानी ये सब आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, ये कौन लोग उपयोग करते थे? जिनका ऑलरेडी विचार भी अलग लेवल का था। तो इसका मतलब विचार तो नया आया ही आया, उसके साथ टेक्नोलॉजी भी नया आया, उसके साथ खाद्य पदार्थ भी नए आए। बात समझे आप? चलिए, परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि 1000 साल जो बात कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप ये किसका काल रहा है? तो आर्थिक डेवलपमेंट, राजनीतिक डेवलपमेंट, सोशोलॉजी यानी सामाजिक डेवलपमेंट और अंततः आपका सांस्कृतिक डेवलपमेंट भी नेचुरल डेवलपमेंट की तरफ देखा गया है। ठीक है, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। यानी आप अध्याय अभी फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जब 5 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे तो उसके बाद आप इसके बारे में और जटिलता से जानिएगा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोग के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। अब इस युग की बात करेंगे, कौन से युग का? ये जो 1000 साल का है, मेडिएवल युग। तो मेडिएवल युग में क्या हुआ कि लोग यहाँ पर यात्रा यानी एक स्थान से दूसरे स्थान का यात्रा भी करना प्रारंभ कर दिए थे। और ऐसे यात्रा नहीं, झुंड के झुंड लोग आ रहे थे एक दूसरे जगहों से। इस उपमहाद्वीप में अपार अपार संपदा का मतलब बहुत सारी धन कह सकते हैं आप, अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। भारत में बात करेंगे, भारत उपमहाद्वीप में बहुत संपदाएं थी। बहुत संपदाएं का मतलब यहाँ सोना भी था, कोयला भी था, प्राकृतिक रूप से बहुत संपदाएं थी। संपदाएं का मतलब होता है धन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इस काल में इसके वजह से क्या किए, तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे ताकि यहाँ पर जीने खाने के लिए कोई दिक्कत उन लोगों को ना हो। तो इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। अब रही बात, यहाँ आई थोड़ी सी अलग सी बात है। ये जो 1000 साल का जो काल देख रहे हैं, तो इसमें महत्व बढ़ गया था किसका? तो एक समुदाय था जिसका नाम था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण, आप जाके क्लास 6 का हिस्ट्री देखिएगा तो उसमें हमने बताया है, मनु के मतलब ब्रह्मा के चार गोथी हैं, क्षत्रिय है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसमें से ही क्षत्रिय है। ठीक है, होने का दावा करते हैं। ये जो राजपूत हैं, तो राजपूत अपने आप को बोलते हैं हम राजपुत्र हैं, यानी राजा का पुत्र हैं। और दूसरी बात, हम योद्धा हैं। हम क्या हैं? योद्धा है। और हम क्षत्रिय वर्ण के हैं।
ये इसका होने का दावा करते हैं। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते हैं जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग इलाकों की सेनाओं में सेवारत हैं। सिंपल सी बात यह है कि राजपूत शब्द का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा का बेटा ही होगा और सामंत का बेटा ही होगा, या राजा ही होगा और सामंत का वर्ग ही होगा, ऐसा कतई भी नहीं है। बल्कि वो सेनापति भी राजपूत कहलाएगा जो सैनिक होगा और अलग अलग सेनाओं में सेवारत होगा, यानी सेवा करता होगा, यानी सर्विस करता होगा। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिभक्ति का गुणगान करते थे। जो कवि लोग थे, यानी कवि लोग या कोई कहानीकार है, वो लोग राजपूत का क्या करते थे? राजपूत का स्वाभिभक्ति या पराक्रम, पराक्रम का मतलब प्रबल पराक्रम यानी स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी स्ट्रॉन्ग होने का भी ये क्या करते थे? गुणगान करते थे कि राजपूत ऐसे हैं, राजपूत वैसे हैं, पॉजिटिव गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाले जाति को हम कायस्थ कहते हैं, याद रखिएगा। लिपि का मतलब जो लिखता था, लिखने वाला, और मुंशी का मतलब बिल्कुल वही हुआ जो देख रेख करता है, यानी लेखा जोखा रखता था, वो मुंशी होते थे। आदि समूहों ने भी उठाया। तो अब याद रखिएगा राजनीति की दृष्टि से कौन कौन महत्वपूर्ण हुए? तो राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गए आपको मराठा हो गए, सिख हो गया, जाट हो गया, अहोम हो गया और कायस्थ। कायस्थ मतलब लिपिक जो लिखते थे, मुंशी जो लेखा जोखा करते थे। ये समूहों ने बहुत लाभ उठाया इस काल में राजनीति में, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम लोग सबको एक एक करके पढ़ेंगे, मराठा सिख सब आ जाएगा, आपको टेंशन ना ले। आइए, इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। अब इस काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। सिंपल सी बात है, जब जंगल कटेगा तो खेती का इलाका बढ़ना लाजमी है। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हो रही थी। यानी कहीं पर जंगल काटकर सिर्फ खेत बनाया जा रहा था और कहीं पर और तेजी से हो रहा था। जैसे पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पर्यावास का मतलब क्या होता है? पर्यावास का मतलब होता है जगह को छोड़ देना। यानी आप यहाँ से रह रहे हैं और यहाँ से फिर आपको यहाँ से भगाकर यहाँ छोड़ दिया गया और आपको छोड़ दिया गया कि आप जाइए भटकते रहिए, तो उसको पर्यावास कहते हैं, ठीक है। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। बहुत सारे ऐसे वनवासी थे जो वन में रहते थे, वो क्या करने लगे कि जमीन का जुताई करने लगे और जुताई करने के बाद वो अपने आप को क्या कहने लगे? कृषक, यानी कृषक बन गए। कृषकों के यानी कृषक यानी किसानों के, कृषक का मतलब किसान होता है, किसान के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठ और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। सिंपल सी बात है कि भाई जो किसान थे वो प्रभावित होने लगे। किससे प्रभावित होने लगे? तो जो क्षेत्रीय बाजार में लोग रहते थे, क्षेत्रीय बाजार का समूह में जो व्यक्ति रहता है, जैसे मान लीजिए हमने एक खेत से 10 रुपया का अनाज उपजाया, उस 10 रुपये को हम मार्केट में दिए, तो ये क्षेत्रीय बाजार के जो समूह थे ये 2 रुपये खरीदते थे और खरीद के 8 रुपये के बेचते थे। इससे किसान बहुत परेशान हो गए। जो मुखिया थे, मुखिया से भी किसान परेशान हो गए, किसान पुजारियों से परेशान हो गए, मठ और मंदिरों से भी बहुत परेशान होते थे कृषक की आपको इतना धन देना पड़ेगा, मठ में मंदिरों में इतना धन देना पड़ेगा। ये बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए थे। ये क्या हो गए थे? बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए थे किसान। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब जो ऐसा काम करना, जैसे आप किसी के यहाँ काम करते हैं और उसके बदले आपको धन न मिले, उसको बेगारी कहते हैं, यानी बेगार का काम कहते हैं। उसके बदले आपको धन न मिला, कार्य के बदले धन को न प्राप्ति होना, उसको हम क्या कहते हैं? बेगार। तो मालिक वर्ग क्या करते थे? बेगार का काम करवाने लगे कृषकों से और कृषकों को क्या बोलने लगे कि भाई आप लोगों को बहुत ज्यादा क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। कर मतलब टैक्स। तो इतना टैक्स कैसे चुकाएगा किसान लोग? तो किसान लोग इन लोगों से बहुत परेशान थे। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। यानी परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो किसान के बीच आर्थिक का मतलब फाइनेंशियल और सामाजिक का मतलब समाज में होने वाले उत्पीड़न से होता है। तो ये दोनों अंतर कैसे होने लगे? उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, यानी बहुत सारे ऐसे किसान होते थे जिसके पास ज्यादा उपजाऊ यानी बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी। और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। मवेशी का मतलब 4 पैर वाले जानवर को भी पालतू बनाते थे। और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। यानी कुछ लोग खाली समय में क्या करते थे? दस्तकारी का काम करते थे। दस्तकारी का मतलब सिंपल सी बात है, किसी के जमीन को अपने ले लेना और वो लेकर उसके जमीन पर खेती करना और खेती करके उसको टैक्स देना, ठीक है। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बंट जाने लगे। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई एक किसान है, किसान बहुत गरीब है, तो गरीब वाला एक आर्थिक रूप से वो गरीब माना जाएगा। सामाजिक रूप से गरीब है अगर, तो सामाजिक रूप से गरीब का पहनाव ओढ़ाव रहन सहन से उसको क्या किया जाएगा? समाज के निम्न वर्ग में देखा जाएगा। तो इस टाइप से आर्थिक और सामाजिक रूप से जाति और उपजातियों में लोग बंटना चालू हो गया। बात समझे आप? नेक्स्ट आइए। और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा का दर्जा दिया जाने लगा। अब कहने का मतलब यह है कि लोगों का व्यवसाय कैसा था, ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि कैसी थी, उसके आधार पर
क्या होने लगा, तो उसके आधार पर चेंजेबल होने लगा समाज। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे, जो दर्जा दिया जाता था ये अस्थायी नहीं था। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, उसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। मान लीजिए कोई एक कृषक है, कृषक के पास जमीन नहीं है, जगह नहीं है, बिल्कुल गरीब है, तो इसका दर्जा कुछ और होता था। ये किसान है जिसके पास बहुत जमीन है और बहुत अमीर आदमी है, तो इसका दर्जा कुछ और होता था। जबकि दोनों एक ही वर्ग के हैं, दोनों एक ही वर्ग का मतलब ये भी किसान है और ये भी किसान है, दोनों का कार्य एक ही है, इसको भी खेती करना है, इसको खेती करना है। लेकिन समाज में अगर देखा जाए तो समाज में इसका दर्जा ऊंचा होता, इसका नीचा होता था, निम्न होता था, जब इसका दर्जा उच्च होती थी। बात को समझे आप? तो एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, यानी एक ही जाति है, कृषक ही है, अब दर्जा अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, यानी जो जाति होती थी अपना स्वयं वो अपना अपना नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी। मान लीजिए एक सभा है, ठीक है, कमिटी है, इसमें क्या हुआ, नियम बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? नियम। बड़े बुजुर्ग इसमें नियम बना रहे हैं और ये एक जाति का, जाति में एक जाति मान लीजिए कृषक जाति है, इसके नियम बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका नियम कौन बनाता था? तो बड़े बुजुर्ग लोग बनाते थे, बड़े बुजुर्ग लोग, जिसके कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। तो इसको क्या बोला जाता था? जाति पंचायत। इसको जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों का अपने निवास गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। सिंपल सी बात है, जब ये जो समूह बना है तो इसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो गांव का रीति रिवाज है उसको पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कई गांवों और मुखियाओं का शासन होता था। मान लीजिए एक गांव है, तो इस गांव में बहुत ऐसे गांव होते थे जिसमें मुखिया का शासन होता था। किसका शासन होता था? मुखिया का शासन होता था। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, मुखिया का शासन होता था। मिल मिलाकर एक किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीजें देखिएगा तो मिलाकर बहुत एक छोटी सी राज्य का इकाई होती थी। चलिए इधर पढ़ लिए। आइए नेक्स्ट में देखते हैं क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और देखिए, क्षेत्र और साम्राज्य में क्या हो जाएगा? तो चोल, तुगलक या मुगल। जैसे चोल को अध्याय हम 2 में पढ़ेंगे, मुगलों को अध्याय 3 में, तुगलक को अध्याय 3 में पढ़ेंगे, जबकि मुगल को अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अध्याय मतलब अभी आप अध्याय फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ध्यान रखने वाली बात यह है, आप अध्याय फर्स्ट पढ़ रहे हैं। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। किसके अंतर्गत? चोल के अंतर्गत, तुगलक के अंतर्गत और मुगल के अंतर्गत। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, एक दिल्ली का सुल्तान था जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। वो दिल्ली पर शासन किया था सल्तनत पर, कब? 1266 से 1287 की किया था। तो गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। अध्याय 2 हम पढ़ेंगे तो प्रशस्ति का उदाहरण मिलेगा। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। किसको? गयासुद्दीन बलबन को एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल को गौड़ कहा जाता है, लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गजन तक फैला हुआ था। पूर्व में बंगाल का मतलब ये आपका पूर्व हुआ, यहाँ पर बंगाल है, और पश्चिम में यहाँ पर अफगानिस्तान है। यहाँ का पूरे बड़े साम्राज्य तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गौड़ को हम आज पश्चिम बंगाल से जानेंगे, आंध्र को आंध्र प्रदेश, केरल है, और कर्नाटक और महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे क्या हो जाते थे? पलायन कर जाते थे। पलायन का मतलब वहां से भाग जाते थे। तो ये बलबन के बारे में बताया गया। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, एक जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये भारत है, इसको छोटा कर लेते हैं, ये इंडिया। देखो यहाँ से पूरा साम्राज्य इसका बिखरा हुआ था यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर पूरा बलबन का साम्राज्य था। तो यहाँ पर गौड़ है, ठीक है, ये बंगाल के पास, यहाँ पर अफगानिस्तान है, इधर का एरिया महाराष्ट्र तक, ये सब एरिया फैला हुआ था बलबन के अंतर्गत। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अवसर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत है। किसके अंतर्गत? मोहम्मद तुगलक। एक किसके अंतर्गत है? मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत। याद रखिएगा, मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत ये सारा साम्राज्य आते थे, जहां तक ये फैला हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सिविस्ता कक्ष, इसको आप देख लीजिए, लाहौर, समाना, सरसूती, कोहराम, हांसी, दिल्ली, बदाऊं, कनौज, काड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मलवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तैलैंग, द्वार समुद्र और मालाबार, ये सब के सब क्षेत्र किसके अंतर्गत आते थे? तो मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत। ठीक है, आइए, इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण मानने का मतलब क्या होता है
कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। ठीक है, साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते थे। इतिहासकार ये बात को सोच रहे थे और समझने में कोशिश करते हैं कि जब शासक जब अलग अलग उपमहाद्वीप के क्षेत्र में होते हैं तो यहाँ पर अपने बारे में अभिलेख क्यों करते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं शासक ऐसे दावे क्यों करते हैं? शासक मतलब ये दावा क्यों करते हैं कि मेरा क्षेत्र विस्तार इतना है, ये सब सारी चीजें हैं, तो दावा क्यों करते हैं आप थोड़ा बताइए कमेंट में जाकर। नेक्स्ट देखिए, भाषा तथा क्षेत्र। भाषा तथा क्षेत्र, तो सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया है। 1318 में कौन? तो अमीर खुसरो ने गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। जो भारत है, इस देश का हर क्षेत्र का अलग भाषा है। जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक को द्वार समुद्री कहा जाता है, दक्षिण कर्नाटक याद रखिएगा। तेलंगानी यानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी यानी गुजरात, म अबारी तमिलनाडु के म अबारी भाषा होती थी, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिंदवी दिल्ली के पास के क्षेत्र में, सब के सब लैंग्वेज है। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। संस्कृत जो है किसी भी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। जैसे ये सब के सब लैंग्वेज आप जो देख रहे हैं ये विशेष क्षेत्र की भाषा है, जबकि संस्कृत किसी भी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। यानी संस्कृत जो लैंग्वेज है ये विस्तृत भाषा है, यानी प्राचीन भाषा है, जिसको सिर्फ कौन जानता था? ब्राह्मण लोग जानते थे, आम जनता नहीं जानती थी। ये कौन बता रहा है? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए, एक क्वेश्चन दिया रहा है, और यह सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न भिन्न उनके चारों ओर घेरा कीजिए। एक क्वेश्चन के रूप में आप इसको देख लीजिए। चलिए, सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। आयाम का मतलब बहुत सारे भौगोलिक, यानी ये क्षेत्र मेरा हो गया, ये क्षेत्र आपका हो गया, यानी बहुत सारी चीजें तैयार हो चुके थे। डिवीजन, आयाम का मतलब डिवीजन हो चुका था, और उनकी अपनी अपनी भाषाएं तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो चुकी थी। यानी 700 ईस्वी तक बहुत सारे क्षेत्र की अपनी अपनी भाषाएं हो चुकी थी, अपनी अपनी संस्कृति हो चुकी थी, और आयाम बहुत सारी चीजें तय हो चुका था। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंश से भी जुड़े थे। ये जो क्षेत्र है किससे जुड़े हुए थे? तो कोई राजा से जुड़ा हुआ था, विशेष शासक से जुड़ा हुआ था। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। यानी मान लीजिए एक राज्य यहाँ पर है, एक राज्य यहाँ पर है, ये दोनों में आपस में टकराहट बिल्कुल चलती रहती थी। ठीक है, कभी कभी चोल, खलजी, यानी चोल जो खिलजी से, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये लोग क्या करते थे? तो कोई क्षेत्र जाते थे और वहां पर अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। सिंपल सी बात है, ये स्थिर और सफल नहीं होते थे। रीजन कि मान लीजिए यहाँ पर कोई साम्राज्य खड़ा कर लिया, कोई व्यक्ति आया और इस साम्राज्य को जीत लिया, तो ये व्यक्ति का हो जाता था, इसीलिए ये साम्राज्य स्थिर नहीं होते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 यानी जो चैप्टर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर 4 पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे और तुलना भी करेंगे। खिलजी और मुगल वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक चले। अब खिलजी और जैसे मान लीजिए कोई एक वंशज चल रहा है, अब दिल्ली सल्तनत में ही है, तो दिल्ली सल्तनत अगर हम देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंशज आते हैं। तो 5 वंशज आते हैं, इसका मतलब किसी का स्थिर वंशज नहीं हुआ। जैसे गुलाम वंश आया तो गुलाम वंश भी स्थिर नहीं ना हुआ। फिर इसके बाद आपको आ जाएगा खिलजी वंश, तो खिलजी वंश भी आता है, तो खिलजी वंश भी पता चलता है कि स्थिर नहीं है, ये भी खत्म हुआ। फिर तुगलक आ गया, तो इससे बात को क्या पता चल रहा है कि ये सब के सब स्थिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी का मतलब 1707 का औरंगजेब का मृत्यु होता है। इस समय लगभग कहा जा सकता है कि मुगल पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? तो क्षेत्रीय राज्य यानी मुगल जब केंद्र में राज्य करता था, तो केंद्र जब टूटता है तो छोटे छोटे राज्य में डिवीजन हो जाता है। तो मुगल को टूटने के बाद छोटे छोटे राज्य डिवाइड होने लगे, तो जो क्षेत्रीय राज्य क्या होने लगे? उभरने लगे। ठीक, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था, उसे क्षेत्र की प्रकृति बदल गई। यानी बहुत सालों से जो साम्राज्य चल रहा था उसका क्षेत्र का प्राकृतिक यानी नेचर बदल गया। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। ठीक है, इन क्षेत्रों को क्या मिली थी? विरासत में मिली थी। विरासत का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, और एक छोटा सा साम्राज्य आया और यहाँ पर आकर राज्य करने लगा। ये बड़ा साम्राज्य पहले से टूट चुका है, खत्म हो चुका है, ये छोटा जैसे ही राज्य यहाँ पर आया, तो अब सिंपल सी बात है कि जब ये ऑलरेडी बना हुआ यहाँ पर है, तो इसको विरासत में यानी पहले से ही, विरासत का मतलब पहले से ही मिला हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके दादा का जमीन है, आपका हो जाएगा, तो आपका विरासत का जमीन है। ठीक है, तो ये छोटे राज्य को इस बड़े राज्य से विरासत में मिला हुआ जो भाग है उसको हम कहेंगे विरासत वाली।
इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न भिन्न और कुछ एक समान है। यानी जो परंपरा है, मान लीजिए यहाँ का परंपरा कुछ और है, यहाँ का परंपरा कुछ और है, तो कुछ होगा कि सेम होगा और कुछ होगा कि भिन्न होगा, यानी डिफरेंट होगा। बात समझ में आई? ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। यानी ये जो परंपरा जो है समान और भिन्न मिलता है, एक ही संदर्भ में मिलता है। तो एक तो वहाँ का प्रशासन जो कानूनी प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था, एक है अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिकल यानी फाइनेंशियल व्यवस्था है, यानी फाइनेंशियल व्यवस्था का मैनेजमेंट, एक है उच्च संस्कृति, ठीक है, यानी कल्चर, यानी उच्च हाई लेवल का जो संस्कृति होती थी उसका ये सब समान और भिन्न मिलता था, ठीक है, और भाषा का संदर्भ भी मिलती है। 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपती थी। सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर एक क्षेत्र है और यहाँ पर क्षेत्र है, तो बहुत सालों तक मान लीजिए दोनों सिमिलर है, दोनों क्या है, सिमिलर है। तो दोनों सिमिलर होने के बाद भी क्या ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कटकर अलग हो जाएंगे? तो नहीं, अलग हो जाएंगे, क्षेत्र अलग हो सकता है, लेकिन इसके विभिन्न जो प्रकृति है, नेचर है, वो अलग नहीं होगा। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टता बनी रहेगी। सिंपल सी बात है, क्षेत्र अलग हो जाएंगे लेकिन चरित्र की विशिष्टता बनी रहेगी। मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा रहता है। समन्वय का मतलब साथ साथ, यानी सामंजस्य बढ़ाना, साथ साथ, ठीक है। तो इस क्षेत्रीय का ताकत प्रभाव भी उन पर पड़ा रहता है। नेक्स्ट आइए, पुराने और नए धर्म। पुराने और नए धर्म, ठीक है। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनमें इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। इनके दौरान धार्मिक कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था, दैविक मतलब देवी का पूजा पाठ करना, इसमें आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। सिंपल सी बात है, व्यक्तित्व यानी देवी देवता का पूजा करना कभी कभी क्या होता था, व्यक्ति स्वयं के लिए करता था, यानी स्वयं अकेला बैठ के करता था। जैसे मान लीजिए कोई ऋषि मुनि है, चाहे भगवान बुद्ध 6 साल तपस्या किए, वो क्या होता था, तो वैसे मतलब पूजा पाठ यानी देवी आस्था को हम क्या कहेंगे, कोई भी आस्था को, उसको हम कहेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यक्तित्व यानी पर्सनल। एक होता है सामूहिक, सामूहिक, ठीक है। तो ये दोनों रूप में देखा गया। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी दैवीय तत्व में सामूहिक आस्था, मान लीजिए कोई देवी के तत्व यानी किसी भी पूजा पाठ में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय, सामाजिक, आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन होता गया। मान लीजिए कोई समुदाय है, इसकी सामाजिक अंतर, मान लीजिए सामाजिक संसार इसका बदलता चला गया, तो इनकी आस्थाओं में भी क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, आज जिसे हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन परिवर्तनों में से कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। जो अभी हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, तो उस समय 700 बीसी के लगभग, 700 बीसी कह रहे हैं, 700 ईस्वी में लगभग क्या हो गया था, तो नए नए देवी देवताओं का पूजा करना, नए नए देवी देवताओं का पूजा करना, मंदिरों का निर्माण कराना राजाओं के द्वारा, पुरोहितों यानी पुरोहित का मतलब ब्राह्मणों का इज्जत बढ़ जाना, यानी महत्व का बढ़ जाना सत्ता में, ये सब चीजें होने लगा था। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मण जो थे बड़ा आदर होता था इनके पास, क्यों? क्योंकि इनमें संस्कृत ज्ञान होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। अब इनका संरक्षक यानी इनका देख रेख करने का कार्य किसको होता था, तो जो नया नया शासक होते थे क्षत्रिय, वो ब्राह्मणों का संरक्षण करते थे। संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। अब ब्राह्मण को जब क्षत्रिय यानी संरक्षण करते थे, शासक यानी राजा ही इसका संरक्षण करता था, तो इनका और भी दबदबा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई रिलेशन में कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, एसपी लेवल का, तो आपका दबदबा ऐसे भी बढ़ जाएगा, खास करके आपके भाई साहब हो तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणाओं के रूप में आया। महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या चाहिए, भक्ति। भक्ति की अवधारणाएं भी इसमें बहुत बढ़ गया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों को विशुद्ध कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसी एक परंपरा लाई थी, मतलब परंपरा इसमें चलने लगा, एक ऐसा परंपरा जिसमें क्या हुआ कि इष्ट देवी देवता, ठीक है, और ईश्वर की कल्पना आप बिना पुजारियों के कर सकते हैं, बिना पुजारियों के विशुद्ध कर्म कांड के, विशुद्ध मतलब जो किया गया कर्म कांड है उसके बिना कर सकते हैं। पहले क्या था कि आप क्या कराएं कि आप पूजा पाठ कराएं, ठीक है, आप यज्ञ कराएं
और यज्ञ करके ही आप देवी देवताओं को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि इस समय इस काल में क्या हो गया कि आप इस सब कर्म कांड न करें, तभी आप क्या हो सकता है कि आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आज के रूप में, आज के संदर्भ में देख सकते हैं कि आज के संदर्भ में क्या है कि आप ईश्वर को प्राप्त करने की जरूरत आपको नहीं है, आपके अंदर खुद ही ईश्वर है। तो आप क्या करें, आप खुद को पहचाने, मतलब आप ईश्वर को पहचानते हैं, आप आत्मा को जाने, परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। देखिए इस विषय में और आप ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 यानी चैप्टर 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्म का भी आवागमन हुआ था। नया नया धर्म आना इस युग में चालू हो गया था। याद रखिएगा, नए धर्म का प्रवेश चालू हो गया। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। जो अप्रवासी थे, अप्रवासी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति रह रहा है और इसको निकाल दिया गया तो और यहाँ पर आके रहने लगे, तो ये प्रवास करने लगे। प्रवास का मतलब रहना। तो अप्रवासी का मतलब जो भारतीय नहीं है लेकिन भारत में आकर रह रहे हैं, उसको प्रवासी कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर व्यापारी, तो मान लीजिए कोई अरब से व्यक्ति आया और अरब से व्यापार करने भारत में आया, तो यहाँ पर 21 चीज का प्रचार प्रसार करने लगा, संदेश देने लगा कुरान शरीफ का। जो कुरान है ये इस्लाम धर्म का बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है कुरान। ठीक है। तो यहाँ पर पहुंचने लगा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। ठीक है। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर अल्लाह का सत्ता को स्वीकार करना, केवल एक ही व्यक्ति है जिसका सत्ता है, वो ईश्वर अल्लाह है, उसको स्वीकार करते हैं मुसलमान। जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। इसमें यह कहना है कि व्यक्ति का पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, वो सबको क्या करता है, गले लगाता है। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे, उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। जैसे हिंदू धर्म में अलग अलग तरफ से व्याख्या किया जाता है। अनुयायी का मतलब जो किसी धर्म में विश्वास रखता है उसको अनुयायी कहते हैं। वो भी इस्लाम धर्म के अनुयायी भी इसमें अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमान में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफा प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। देखिए दो बातें थी। जब पैगंबर साहब का देहांत हो गया तो उस समय ये दो भागों में डिवाइड हो गया, एक शिया और एक सुन्नी। शिया को मानने वाले व्यक्ति वो थे जो कि इनके जो दामाद थे अली, इनमें जो विश्वास रखते थे उसको शिया बोला गया। जबकि खलीफा क्या होता था, पूरी दुनिया में एक व्यक्ति होता था जो इस्लाम धर्म का देख रेख करता था, वो खलीफा। तो खलीफा विश्वास करने वाले व्यक्ति को सुन्नी माना गया। ये प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। यानी जो इस्लाम धर्म का नेतृत्व करता था उसको हम क्या कहते थे, खलीफा। और आगे भी इसी परंपरा चलती रही। इस्लामिक न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफी ऐसे सिद्धांत है। ये हनफी और सफी सिद्धांत क्या है, तो याद रखिएगा इस्लामिक न्याय सिद्धांत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है इस्लामिक न्याय सिद्धांत क्या है, तो हनफी और सफी की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है। अब ये सब विभिन्नताएं हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, समय और इतिहास के कालखंड पर विचार करते हैं। ठीक है। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते। जैसे इतिहासकार जो है वो घड़ी और कैलेंडर के जैसे ही समय को नहीं देखते हैं, यानी केवल वो घंटों, दिन, वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नजरिया यह भी है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है। कहने का मतलब वो ये भी देखते हैं कि समय के साथ साथ आर्थिक परिवर्तन क्या आया और सामाजिक परिवर्तन क्या आया। इस टाइप से इतिहासकार देखते हैं। यह दिखलाता है कि एक विचार और विश्वास में कितना अस्थायित्व है। यानी एक विचार जो है, मान लीजिए यहाँ पर एक विचार है, ये 200 साल पहले, क्या यही विचार आज भी है कि नहीं है। ऐसे अस्थायित्व को इतिहासकार इस रूप में देखते हैं। और कितना परिवर्तन आया ये भी देखते हैं। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। सिंपल सी बात है, समय को बांटने के लिए कुछ हिस्सों में बांट दिया जाए। जैसे में आप इतिहास को देखिएगा, हिस्ट्री को, तो बांट दिया गया 3 हिस्सों में, जैसे एंशिएंट, मेडिएवल और क्या चीज, मॉडर्न। मेडिएवल को भी 2 हिस्सों में बांट गया है, एक प्री मेडिएवल, एक आफ्टर मेडिएवल। तो ये सब चीजें इस टाइप से बांटने से क्या होता है कि कालखंड को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। अंग्रेज इतिहासकार भारत के इतिहास को कितने युगों में बांटा, 3। वो कौन कौन से थे, तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश युग, 3 युगों में विभाजित किया था अंग्रेजी इतिहासकार ने। बात को समझे आप। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं। विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म की एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। दृष्टि से उपमहाद्वीप अपार विविधताओं की उपेक्षा हो जाती थी। बात को समझे। इस विभाजन का विचार पर आधारित था। ठीक है। तो आप ये देख लें, विभाजन पर आधारित था।
अब देखिए, इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। ये जो काल विभाजन है इसको बहुत कम इतिहासकार इसको स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न काल खंडों की विशेषता तय करते हैं। यानी बहुत इतिहासकार हैं, वो किस पे विश्वास करते हैं कि भाई इतिहासकार जो है वो विश्वास करते हैं कि आर्थिक रूप से डिवीजन करो और सामाजिक कारकों के रूप पर डिवीजन करो हिस्ट्री को, तब हम इसको स्वीकार करेंगे। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकार के समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहर और गांव निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। मैंने कुछ देर पहले भी बताया था। इसमें आपको कृषक के समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों के कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में व्यक्ति यानी हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप में व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में भी विस्तार से जानकारी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट में देखें, भारत के इतिहास के हजार साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी से काफी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्या से खाली नहीं है। इस सभी जितने भी काल आप देख रहे हैं इसको ऐतिहासिक इकाई से देखना सही नहीं है। ठीक है, फिर मध्यकाल जो है, मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। जो मध्यकाल है उसको तुलना आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। आधुनिक काल में क्या हुआ था, तो आधुनिक काल में भौतिक उन्नति हो गए थे, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनने लगे थे, जो कि मध्यकाल में लोग अभी ढंग से चीजें को उपजाऊ ही कर रहे थे। तो आधुनिक में आने के बाद आप बहुत बौद्धिक लेवल पे भी आप उत्तम सोचने लगे थे और भौतिक रूप में भी आप बहुत आगे हो चुके थे। तो इसके आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उसी दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। मध्यकाल कैसा था, रूढ़िवादी था। ठीक है, लगभग इसमें परिवर्तन उतना नहीं हुआ। इन हजार वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां की इकोनॉमिकल यानी फाइनेंशियल समृद्धि बहुत ज्यादा हो गई। उसने यूरोप और व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इतने लोग अमीर हो गए थे तो जो यूरोप के व्यापारी थे इसको आकर्षित करना शुरू कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन की चिन्हों तथा सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले पढ़ी गई बातों से करते रहें, करने की कोशिश भी करें। जहां भी संभव हो यह देखें कि कहां बदलाव हुआ और कहां नहीं हुआ। आज आपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर भी देखें कि और भी क्या कुछ बदला या वैसा ही रहा है। ये सब सारी चीजें रही है। ठीक है, ये किताब में। बाकी यहाँ पर आपको अब क्वेश्चन आ जाएगा कि अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है कि अतीत में विदेशी कौन थे, हम लोग जस्ट पढ़े थे कि विदेशी। अब हम मानते हैं कि भारत से बाहर वाले विदेशी हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कोई व्यक्ति गांव में आ जाए, वो गांव की परंपरा और संस्कृति को नहीं जानता है, वो भी क्या है, विदेशी है। ये सब क्वेश्चन बनाइएगा, आपसे बन जाएगा लगभग। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो बिल्कुल अच्छे से बनेगा। ठीक है, पांडुलिपि पढ़े हैं, पांडुलिपि हाथ से लिखा हुआ एक स्क्रिप्ट होता था भोजपत्र पे। जाति हम लोग पढ़े हैं, जाति और उपजाति में बट गया था आर्थिक और सामाजिक के आधार पर। क्षेत्र हम लोग पढ़े हैं तो क्षेत्र भी विभाजित हो गया था और काल विभाजन भी हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, ये भी सब था कुछ पॉइंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ अब बचा नहीं है, आप इसको क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो चालू करेंगे वो रहेगा आपका नए राजा और उनके राज्य। तो आज इतना ही तक। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर लें। और यकीन मानिए जो आपको मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया है, एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब क्या होता है, इसमें जो जटिल शब्द है ना इसको समझना ही एनसीईआरटी का असली मूल मंत्र है। और मैं आपको ये जटिल शब्द को ना बहुत बारीकी से समझाता हूँ, तो इसलिए आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं एनसीईआरटी को। यकीन मानिए आप अगर इसको सही से पढ़ लेते हैं, हाँ टाइम टेन्योर थोड़ा सा मेरा ज्यादा होता है वीडियो का, तो उससे घबराए नहीं आप। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक बार पढ़िएगा, लाइफ टाइम के लिए सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें और नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप बिल्कुल देखें। और क्लास 6 का जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी 6 का, तो आप उसको पूरे के पूरे देख ले, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, थैंक यू।